दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित के त्रिभुज चैप्टर से ये उदाहरण है। उदाहरण नंबर 7। ये क्वेश्चन पे आधारित ये आकृति है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। तथा बिंदु पी और क्यू रेखा, ये पी है ये क्यू है, रेखाखंड ए बी के विपरीत ओर इस प्रकार स्थित हैं। तो विपरीत ओर मतलब रेखाखंड के एक ये इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, तो ये विपरीत ओर हो गए, मतलब एक ही ओर नहीं है, विपरीत ओर है। कि प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है, यानी जो बिंदु पी है ये ए और बी से समान दूरी पर है, तो यानी ये और ये समान हो गए, जो यहां पर ये है। और क्यू भी ऐसे ही है, ये भी समदूरस्थ है, यानी ए और बी से समान दूरी पर है। तो जो दूरी यहां से यहां तक है वही दूरी यहां से यहां तक है, इसलिए ये ऐसे कर रखे हैं, ये बराबर हैं। ठीक है। दर्शाइए कि पी क्यू कौन सा है? ये पी क्यू है, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये इसका लंब समद्विभाजक है। तो देखो, लंब का मतलब क्या है? 90 अंश। तो हमने ये बताना है कि ये 90 अंश है, और दूसरा हमने ये बताना है कि ये समद्विभाजक है, यानी ये और ये बराबर हैं। तो यहां पर जो सिद्ध करना है लिख देते हैं पहले। तो सिद्ध करना है कि ए बी और पी क्यू परस्पर लंब हैं, और दूसरा हमने सिद्ध करना है कि ए सी बराबर बी सी। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये 90 अंश होगा और ये बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो क्या सिद्ध करना है ये आप समझ गए। ये हमने 90 अंश लेकर आना है, ये 90 अंश लाओ या ये 90 अंश लाओ, बात एक ही है। तो ये हमने 90 अंश लाना है, और ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर कैसे करेंगे, अब सोचिए। अब अगर हमने इससे 90 अंश लेकर आना है या इससे 90 अंश लेकर आना है, और इसको और इसको बराबर लेकर आना है, तो ये पक्की बात है कि हमने ऐसे त्रिभुज लेने होंगे जिनमें ये हो, जिसमें ये कोण हो या ये वाली भुजा हो। तो उसके लिए हम ये त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना। या फिर हम ये भी ले सकते हैं, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। बात एक ही है, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है। तो मान लो कि अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, तो क्या हम, ध्यान रखो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज 1 और 2, और मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, केवल इतना, ए सी पी और बी सी पी। अब इनमें देखो, क्या हम इनको लेकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये और ये है? तो क्या ये सर्वांग सम सिद्ध हो सकते हैं? हमारे पास क्या क्या जानकारी है? हमारे पास है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। हमारे पास है कि ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए ठीक है, कॉमन हो गई। लेकिन अब क्या? अब और तो कुछ नहीं है ना, ना तो इन कोणों के बारे में कुछ है, ना इसके बारे में कुछ है। तो अब केवल दो ही चीजें हैं, इतने से तो ये सर्वांग सम सिद्ध होंगे नहीं। हमको एक और चीज चाहिए। अब वो क्या है, वो कहां से आएगी? देखो, अब ध्यान दो। क्या हम ये कोण और ये कोण बराबर लेकर आ सकते हैं? अगर हां तो कैसे? तो बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हम ला सकते हैं। उसके लिए आप फोकस करो इस त्रिभुज पे, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू पे। अब ये लाइन आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, इस तरह से। अब इन दोनों त्रिभुजों पे फोकस करो। तो क्या हम इनको सर्वांग सम लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड 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 रूल से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, और फिर सीपीसीटी से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। तो हम लेंगे सबसे पहले क्या, त्रिभुज ए पी क्यू और बी पी क्यू में इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहां पर क्या है। तो सबसे पहले
AP बराबर BP है ना, और AQ बराबर BQ है, और ये दोनों ही दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, और PQ दोनों के लिए कॉमन है। तो PQ बराबर PQ, इसको हम लिख सकते हैं, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए त्रिभुज APQ, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। सर्वांगसम हो गए किस नियम से? साइड 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 नियम से, या साइड 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 सर्वांग समता की कसौटी से। तो हो गए सर्वांगसम, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण APQ बराबर है कोण BPQ के CPCT से, है ना। तो जब एक बारी सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये संगत भाग हैं, संगत भाग मतलब जो आपको एक जैसे दिखे ना, जैसे, तो वो संगत कहलाते हैं। तो वैसे भी सिंपल तरीका यह है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये सिंपल तरीका है समझने का। ये भुजाएं बराबर हैं दो त्रिभुजों में, तो इनके कोण, सामने कोण ये और ये संगत होंगे और ये बराबर हैं। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। वैसे तो CPCT काफ़ी विस्तार पूर्वक है, लेकिन ये बराबर हैं। और ये क्यों बराबर हैं, सिंपली इसके लिए आसान भाषा में लिख दो CPCT। तो यहां तक क्लियर हो गया, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब वापस फोकस करो इन त्रिभुजों पे। तो वापस अब इस त्रिभुज पर फोकस करते हैं। अब यहां पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर हमने सिद्ध कर दिया है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो क्या होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ACP और BCP में, त्रिभुज ACP और BCP में, इन त्रिभुजों में देखो तो यहां पर क्या है। तो ये मैं नीचे लेके आ गया हूं जिससे बार बार ऊपर नीचे न करना पड़े। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये भुजा बराबर है, यानी AP बराबर BP। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर है, कोण APC बराबर है कोण BPC के, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है ना, ऊपर किया है ना हमने सिद्ध। और फिर है PC दोनों के लिए कॉमन है, तो PC बराबर PC, ये दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। इसीलिए त्रिभुज ये ACP सर्वांगसम है त्रिभुज BCP के, और किस नियम से? साइड नियम से। ओके, तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं। अब क्या होगा, देखो सर्वांगसम सिद्ध हैं तो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। तो पहली बात तो यह है कि AC बराबर BC, ये और ये बराबर हैं CPCT से, क्योंकि ये जब सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं तो ये संगत भाग हैं और ये बराबर हो गए। तो एक तो प्रूफ हो चुका है, एक हिस्सा जो हमने ये बराबर करना है। अब ये कोण 90 अंश लेकर आना है, तो कैसे होगा देखो, साथ ही कोण ACP बराबर है कोण BCP के, और ये भी CPCT से बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर हैं CPCT से। लेकिन अब ध्यान रखो, इन दोनों कोणों को अगर आप प्लस करोगे, किस किस को?
ACP और BCP को प्लस करोगे तो प्लस करके ये आएगा 180 अंश, है ना, क्योंकि रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर स्थित हैं ये, तो इनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। समझ गए? अब क्या है कि ACP और BCP दोनों ही बराबर हैं, तो मैं BCP की जगह पे, ये देखो ना दोनों बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं ना, तो ACP अपनी जगह पे मैं रख, यहां इसको ऐसे ही रहने दो, और BCP की जगह पे ACP आ जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस एंगल ACP 180 अंश, और यहां से हमें मिल जाएगा एंगल ACP बराबर 90 अंश। तो अब चूंकि ये 90 अंश है तो हम कह सकते हैं कि AB और PQ आपस में, AB परपेंडिकुलर यानी लंबवत है किसके, PQ के। अब चूंकि अब देखो ये और ये बराबर है और ये 90 अंश है, तो मैं कह सकता हूं ना कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है ना भाई, ये और ये बराबर हैं और ये 90 अंश है, तो 90 अंश है तो इसलिए लंब है, और बराबर है तो इसलिए समद्विभाजक है, तो हुआ ना ये इसका लंब समद्विभाजक। तो यहां पर चूंकि AC बराबर BC और AB परपेंडिकुलर है, लंब है PQ के, तो इसीलिए PQ AB का लंब समद्विभाजक है। ओके, और ये क्वेश्चन ये हमने सिद्ध कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये और ये लंब समद्विभाजक क्यों है। देखो लंब समद्विभाजक क्या होता है आप समझो। मान लो कि ये कोई लाइन है और मैंने कोई लाइन ऐसी खींची कि जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है और 90 अंश भी बना रहा है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये लाइन इस पर खींच दी, तो अगर ये 90 अंश है और ये बराबर है ना, जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है, तो मैं कहूंगा कि ये जो रेड वाली लाइन है ये इस ब्लू लाइन का लंब समद्विभाजक है। लंब है क्योंकि 90 अंश है और समद्विभाजक है क्योंकि इसके दो बराबर हिस्से हो गए हैं। सेम सिचुएशन यहां पर है, हम ये 90 अंश लेकर आए तो लंब है, और जितना ये है उतना ही ये है क्योंकि AC बराबर BC हमने सिद्ध कर दिया था, तो हुआ ना ये इसका लंब समद्विभाजक। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।